गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल के अपने व्याख्यान में संभववाद और संभववाद की जो आलोचना हुई 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उन आलोचनाओं के बारे में अपन ने कल चर्चा करी थी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक संभववाद की विचारधारा का पूरे विश्व में बोलबाला था और इसको सर्वसम्मति से एक तरह से स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन इसके उत्तरार्ध के अंदर विशेष तौर पर ब्रिटिश, अमेरिकन और रूसी भूगोलवेताओं के द्वारा संभववाद की विचारधारा का पुरजोर विरोध किया गया, उसकी आलोचनाएं की गई और इन भूगोलवेताओं के द्वारा जो संभववाद और निश्चयवाद के खिलाफ थे, इन्होंने एक नवीन विचारधारा का विकास किया और इन्होंने मानव और पर्यावरण के संबंधों की जो नवीन विचारधारा है, उस विचारधारा का नाम नियो डिटर्मिनिज्म दिया, मतलब नव निश्चयवाद। देखिए, नियो डिटर्मिनिज्म की जो विचारधारा दी गई, ये विचारधारा किसी एक भूगोलवेताओं के द्वारा नहीं दी गई, बल्कि अमेरिकन भूगोलवेताओं के द्वारा, ब्रिटिश भूगोलवेताओं के द्वारा और रूसी भूगोलवेताओं के द्वारा अपने अपने तरीके से नियो डिटर्मिनिज्म या नव निश्चयवाद की विचारधारा दी गई। और नव निश्चयवाद की जो विचारधारा है या अवधारणा, इस अवधारणा का नाम भी अलग अलग मानव भूगोलवेताओं ने अलग अलग रखे। इनमें जो नव निश्चयवाद की विचारधारा है, इन विचारधाराओं में जो सर्वाधिक फेमस या विश्व प्रसिद्ध जो विचारधारा है नव निश्चयवाद की, वो थॉमस गिरफिथ टेलर की है। किसकी है? थॉमस गिरफिथ टेलर। थॉमस गिरफिथ टेलर ने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था, ज्योग्राफी इन दी 20th सेंचुरी। कौन सा ग्रंथ लिखा था? देखिए, इसको आप लोगों को अच्छी तरह याद रखना है। जियोग्राफी इन दी 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में भूगोल। और गिरफिथ टेलर का ये ग्रंथ 1925 के अंदर पब्लिश हुआ था। 1925 में ये प्रकाशित हुआ था और बुक का क्या नाम है? ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी। देखिए, गिरफिथ टेलर के बारे में आप लोग, क्योंकि इनका ज्योग्राफी में बहुत बड़ा योगदान है,
इसका अपन एक सामान्य परिचय की बात करें गिरफी टेलर की, तो आप लोगों को बताऊं कि 1880 के अंदर इनका जन्म लंदन में हुआ था। बाद में इनके पिताजी ऑस्ट्रेलिया में चले गए, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा ब्रिटेन और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुई। और ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए इन्होंने जो अपना पीएचडी की उपाधि ली, और इन्होंने जो पीएचडी किया, अपना रिसर्च किया, अपना शोध किया पीएचडी उपाधि के लिए, वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर थी। उसके बाद में जो माइग्रेशन पॉलिसी है उसकी वजह से ये जो है ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका आ गए। अमेरिका में जो शिकागो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये प्रोफेसर है। बाद में टोरंटो विश्वविद्यालय जो कि कनाडा में, वहाँ पर ये प्रोफेसर है। लेकिन इनका ऑस्ट्रेलिया के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए 1951 में ये वापस ऑस्ट्रेलिया गए और 1963 में इनकी डेथ हुई। तो 1880 से लेके और 1963 तक इन्होंने मानव भूगोल के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इनका जो प्रमुख योगदान है वो योगदान मानव और वातावरण के संबंधों की जो नवीन विचारधारा है, नव निश्चयवाद की विचारधारा है, जिसको इन्होंने साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, वैज्ञानिक निश्चयवाद, और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको एवं जाओ निश्चयवाद के नाम से दिया था। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नव निश्चयवाद की विचारधारा को अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग नाम रखे हैं। जो नव निश्चयवाद की विचारधारा गिरफी टेलर की है, तो गिरफी टेलर ने अपने नव निश्चयवाद की विचारधारा का नाम रुको और जाओ निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद रखा। साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म एंड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद। कौन सी बुक में इन्होंने अपने रुको और जाओ निश्चयवाद का वर्णन किया था? ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी, जो 1925 में पब्लिश हुई थी। इनका जो प्रमुख योगदान है, एक तो मानव और वातावरण के संबंधों के बारे में नव निश्चयवाद की विचारधारा देना, इसके अलावा आर्द्रता, वर्षा, तापमान का ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करना, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर विशेष तौर पर जो उष्ण कटिबंधीय और शुष्क ऑस्ट्रेलिया का भाग है, वहां पर मानव निवास की संभावनाओं को तलाशना। जैसे क्लाइमोग्राफ, हिड्रोग्राफ वगैरह इन्होंने दिए, जो आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा एक इन्होंने जो प्रजातियों की उत्पत्ति है उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत दिया था, और उनके सिद्धांत का नाम था माइग्रेशन जोन थ्योरी। क्या नाम था? माइग्रेशन जोन थ्योरी, प्रवास कटिबंध सिद्धांत। और इन्होंने इसका एक नाम और रखा था, वो नाम इन्होंने रखा था जॉन स्टार्टा थ्योरी। जॉन स्टार्टा थ्योरी
मतलब कटिबंध स्तर सिद्धांत, कटिबंध स्तर सिद्धांत, या अपन कह सकते हैं जॉन स्टार्टा थ्योरी। तो विश्व में प्रजातियों की उत्पत्ति से संबंधित इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसको प्रवास कटिबंध सिद्धांत या कटिबंध स्तर के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और गिरफिट टेलर महोदय ने बताया कि जो प्रजातियों की जो उत्पत्ति हुई, ये उत्पत्ति मानव की या प्रजातियों की जो उत्पत्ति हुई, ये उत्पत्ति सबसे पहले मध्य एशिया में कैस्पियन और अरल सागर के पास में हुई, और वहां से ही प्रजातियां विश्व के दूसरे भागों में स्थानांतरित हुई, या विश्व के दूसरे भागों में प्रजातियों का विस्तार हुआ। जो नई प्रजातियों की उत्पत्ति, उन्होंने पुरानी प्रजातियों को पेरिफेरी एरिया में निकलने के लिए बाध्य किया, और जो सबसे पहले जो प्रजाति, जिस प्रजाति की उत्पत्ति हुई, वो प्रजाति, उस प्रजाति का नाम गिरफिट टेलर ने नेग्रोट दिया। कौन सा नाम दिया? नेग्रोटो। देखिए, गिरफिट टेलर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, इस पर पूरे अपन चर्चा नहीं कर सकते। अपना जो मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि वातावरण मानव के संबंधों की जो इनकी विचारधारा, नवनिश्चयवाद की विचारधारा, उस पर इन्होंने क्या बोला। तो गिरफिट टेलर का मानव और वातावरण के संबंधों में स्पष्ट मत था कि मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही प्रकृति का या वातावरण का विजेता है, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच में प्रैग्मेटिक रिलेशन पाए जाते हैं, क्रियात्मक संबंध पाए जाते हैं। प्रकृति मनुष्य के सामने कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करती है, और उन संभावनाओं में से मनुष्य अपने चॉइस, अपने टेस्ट, अपनी कैपेसिटी, अपनी नीड्स के आधार पर प्रकृति का उपभोग करता है, उसका उपयोग करता है, और अपने मोड ऑफ लाइफ, जीवन जीने का ढंग और अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति करता है। और प्रकृति मनुष्य के क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि मानवीय क्रियाकलापों पर, मानवीय सोच पर, मानवीय शारीरिक गठन पर, उसके सामाजिक आर्थिक विकास पर, उसकी आर्थिक क्रियाओं पर प्रकृति का प्रभाव अवश्य होता है। एक तरह से गिरफिट टेलर ने निश्चयवाद और संभववाद, मतलब डिटरमिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, दोनों के बीच में समन्वय का काम किया। उन्होंने न तो निश्चयवाद को माना अपने शुद्ध रूप में, न संभववाद को माना, बल्कि उन्होंने दोनों में समन्वय स्थापित किया, दोनों की ही बातों को तवज्जो दी, लेकिन अतिवादी विचारों से दूर रहे कि मानव प्रकृति का दास नहीं और मानव प्रकृति का विजेता भी नहीं है, बल्कि प्रकृति का प्रभाव मानव पर होता है, मानव का प्रभाव प्रकृति पर होता है। दोनों में क्रियात्मक संबंध है, दोनों एक दूसरे से
क्रियात्मक संबंधों से अंतर संबंधित हैं। इसी को गिरफी टेलर ने साइंटिफिक डिटरमिनिज्म या वैज्ञानिक निश्चयवाद नाम दिया। तो देखिए, जो नव निश्चयवाद की विचारधारा है उसको गिरफी टेलर ने वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से उसकी व्याख्या करी। तो पहला क्या नाम दिया नव निश्चयवाद का गिरफी टेलर ने? साइंटिफिक डिटरमिनिज्म यानी वैज्ञानिक निश्चयवाद। इसके अलावा नव निश्चयवाद को गिरफी टेलर ने एक नाम और दिया, और वो नाम दिया स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म, रुको और जाओ निश्चयवाद। देखिए, रुको और जाओ निश्चयवाद का उनका क्या अभिप्राय था, क्या उनका कहने का तात्पर्य था, इसको अपन समझते हैं। तो जिस प्रकार एक बड़े नगर में या बड़े शहर में जो चौराहा होता है, आप लोगों को पता है किसी भी अपन नगर में जाते हैं तो कहीं न कहीं चौराहा जरूर होता है। उस चौराहे के ऊपर जो यातायात का जो प्रवाह होता है, ट्रैफिक फ्लो होता है, उस यातायात के प्रवाह को नियमित, संयमित, अनुशासित करने के लिए वहां एक ट्रैफिक पुलिस का व्यक्ति होता है। यातायात निरीक्षक मतलब ट्रैफिक इंस्पेक्टर या कांस्टेबल वहां पर होता है, और वो जो यातायात के या परिवहन के जो साधन चलते हैं उनको वो नियंत्रित करता है। और ट्रैफिक लाइट भी होती है, आप लोगों को पता है कि रेड अगर लाइट होती है तो ये इंडिकेशन होता है कि ट्रैफिक को रुकना है, यातायात के साधनों को रुकना है। ग्रीन होती है तो इसका मतलब स्टार्ट होना है, चलना है उस दिशा में। तो जैसे जो यातायात कांस्टेबल होता है, सिपाही होता है परिवहन नियंत्रित करने के लिए, उस सिपाही की जो भूमिका होती है वो मानव की भूमिका होती है। जैसे ट्रैफिक कांस्टेबल है, वो जो यातायात के साधन चल रहे, जैसे इधर से यातायात के साधन आ रहे हैं, इन साधनों को वो रोक तो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन इन साधनों को की वो दिशा डाइवर्ट नहीं कर सकता कि ये साधन है तो उनको इधर मोड़ दो, बल्कि साधनों को वो परिवहन को अनुशासित करने के लिए रोकता है सिर्फ, लेकिन कुछ समय बाद में उनको वो अपनी जो निर्धारित या सुनिश्चित स्थान होता है या डायरेक्शन होती है, उस सुनिश्चित दिशा की तरफ उन साधनों को वो जाने देता है। इसी प्रकार जो मानव है या मनुष्य की जो सभ्यता है, उस सभ्यता को प्रकृति या मानवीय सभ्यता के विकास को या उसकी प्रगति को प्रकृति एक समय के लिए रोक सकती है, लेकिन उसकी दिशा चेंज
नहीं कर सकती। उन्होंने एक उदाहरण और दिया कि जिस प्रकार कभी ग्रीन लाइट होती है जो चलने का इशारा करती है, कभी रेड लाइट होती है जो रुकने का इशारा करती है, उसी प्रकार प्रकृति जब मनुष्य अपने विकास के लिए कोई काम करता है तो उस काम में, उस चलते हुए काम में प्रकृति बाधा डालती है। और ये बाधा किस रूप में डालती है? जैसे मनुष्य अपने प्रकृति कर रहा है, अचानक मान लो कोई डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, ज्वालामुखी आ गई, कोई थंडरस्टॉर्म आ गया और मनुष्य का जो जनजीवन है या जनधन की हानि हो गई। जैसे पेंडेमिक है, अभी महामारी है, एक तरह से मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रकृति ने रोक रखा है। इसी प्रकार मनुष्य की क्रियाओं को वो एक समय तो रोक सकता है, लेकिन मनुष्य की क्रियाओं को या उसके सभ्यता के विकास को, विकास की दिशा को प्रकृति नहीं रोक सकती। तो जो किसी भी नगर में जो यातायात प्रवाह का यातायात प्रवाह या ट्रैफिक फ्लो की जो व्यवस्था होती है या उसको अनुशासित करने की जो व्यवस्था होती है, उसकी तुलना इन्होंने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको जाओ निश्चयवाद से की। हालांकि गिरपी टेलर के नाम निश्चयवाद या इसके रुको और जाओ निश्चयवाद, या इन्होंने एक नाम और दिया वैज्ञानिक निश्चयवाद, इसकी भी दूसरे विद्वानों ने थोड़ी आलोचना करी और उन्होंने अपने हिसाब से नव निश्चयवाद का नाम रखा और अपने हिसाब से नव निश्चयवाद की व्याख्या करी। जो दूसरे वैज्ञानिक है, चाहे वो अमेरिका का हो, जैसे OH के स्पेट है, या कार्लोस सावर है, हंटिंगटन है, हर्बर्टसन है, फ्ल्यूर है, डोकुचावेव जो कि एक महत्वपूर्ण रूसी भूगोलवेत्ता है, मानव भूगोलवेत्ता है, वो है। तो इन सभी अमेरिकन, ब्रिटिश और रूसी भूगोलवेत्ताओं ने नव निश्चयवाद की जो विचारधारा है, जिस प्रकार गिरपी टेलर ने अपनी विचारधारा वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद दुनिया के सामने प्रस्तुत की, उसी प्रकार दूसरे वैज्ञानिकों ने भी या मानव भूगोल शास्त्रियों ने भी अपनी नव निश्चयवाद की विचारधारा दुनिया के सामने प्रस्तुत की। जो दूसरी नव निश्चयवाद की विचारधाराएं हैं उन पर चर्चा अपन अपने नेक्स्ट व्याख्यान में करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।